Hi Rajesh sir, good morning. Welcome to the show. How are you, sir? Good morning, Jignesh. I am fine. Thank you for having me on this session. Thank you, sir. Thank you for your time. So markets have significantly corrected, and shown some weakness, which is across the globe. And Fed coming out with more aggressive announcements. So what is your outlook for Nifty and Bank Nifty from here on? So, Jignesh, if we analyze overall sector for the market in the last couple of weeks, we have seen significant corrective action in the market, and now market has broken its near-term support area of 20-day moving average, 50-day moving average. Now, almost we are hovering near to 100-day moving average. So a texture for market has turned on the negative side in the near term as well as on the short term basis. But long term moving averages are still intact in terms of Nifty as well as Nifty. So 100-day moving average is still intact. Though we have uh, broken that level for very short period of time, but again recovery was there around 17,000 level, and some pullback action has been there in the market. Even if we analyze the component of the market, most of the stock have corrected 15-20% from their recent high. So that is again, the negative development across the sector we have seen in the market. सो व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट इज जब एक बार इस तरीके के मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन हो जाता है तो थोड़ा सा मार्केट का कंफर्ट जोन थोड़ा सा शेक हो जाता है, एंड देन मार्केट में बायर्स जो होते हैं वो थोड़े से बैकफुट पे होते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट. और जब भी पुलबैक जो आ रहा है वो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही मार्केट में. जब भी सप्लाई प्रेशर आते हैं किसी भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से तो वो काफी शार्प होते हैं. India VIX has also touched around 20 level. Even in the last week, we have seen, VIX has crossed 20 level also. So that is again, giving a sign of that, ki in the near future, we are going to witness volatility in the market. So volatile तो रहने वाला है मार्केट. दोनों डायरेक्शन में मार्केट तो में वॉलेटिलिटी रहेगी, और जो स्विंग आएंगे मार्केट के वो करीब 100 से 150 पॉइंट के एटलीस्ट 20 के वीक्स पे अगर हम देखें तो 100 to 150 पॉइंट का तो मिनिमम स्विंग हमको डेली बेसिस पे मार्केट में देखने को मिलेगा. और जो सेटअप है मार्केट का वो बड़ा कॉशियस लग रहा है यहाँ से, क्योंकि 17,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. अगर वो लेवल टूट जाता है तो देन वी विल सी further more correction, extended correction, and then probably Nifty can move further lower towards 16,700, even 16,500. These are the next levels. अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो वो लेवल है करीब 16,200 के आसपास, जो कि आपका ऑलमोस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है. सो वर्स्ट केस में अगर मार्केट में ज्यादा ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी बनती है और ज्यादा प्रेशर मार्केट में ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, तो उसके चलते हमारे मार्केट में भी और भी यहाँ से प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है. सो वो एक रीजन हो सकता है जो कि हमारे मार्केट में जो एक इमीडिएट सपोर्ट बना है 17,000 के आसपास, वो लेवल को भी तोड़ सकता है. तो थोड़ा सा कॉशियस रह के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए. पोजीशंस थोड़ी सी कम रखें जब तक कि मार्केट वापस से अपने स्ट्रेंथ रिगेन नहीं करता है. स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी में वो रहेंगे. पहला लेवल आएगा जहां पे हमको एक फर्स्ट इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ वापस लौट रही है, वो होगा 17,400 ऊपर की साइड पे. जब तक उसके ऊपर हम क्लोज करना नहीं चालू करते हैं, टिल दैट टाइम वी विल सी दैट जब भी उसके आसपास आएगा तो शॉर्ट करने के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी बनी हुई रहेगी. तो 17,400 एक पहला इंडिकेशन होगा जहां से उसके ऊपर क्लोज होगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मार्केट गेन करने लगेगा. और जो मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मार्केट को क्रॉस करना है पुलबैक में, वो है 17,650 से 17,700 का. ये लेवल जब तक अब वापस से ऊपर में रिगेन नहीं होते मार्केट में, तो कोई भी पुलबैक आएगा वहां पे जरूर शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और शॉर्ट करने के लिए जो भी शॉर्टर्स है मार्केट के, वो उस लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट करने की जरूर एक बार ट्राई करेंगे, तो वो सप्लाई बना हुआ रहेगा. तो अभी रजिस्टेंस की बात करें निफ्टी में तो 17,400 पहला रजिस्टेंस है, उसके बाद 17,550, उसके बाद 17,650. दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी ऑन द हायर साइड. सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट इज एट अराउंड 17,100, 17,000 इज वेरी क्रूशियल.
If it breaks below 17,000 level, then 16,700 is the next level. For coming week, we are expecting range of 16,900 to 17,500. ये एक रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले वीक के लिए. हो सकता है निफ्टी दोनों डायरेक्शन में मिक्स बिहेवियर के साथ ट्रेड करते हुए दिखे. सर एफआईआई से काफी पुल बैक है अभी फिलहाल मार्केट में. डू यू सी द ट्रेंड कंटिन्यूइंग राइट नाउ? जी देखिए क्या है कि टेपरिंग का एक ओवरहैंग तो बना हुआ है. जब तक कि वो एक बार फाइनल आउटकम नहीं आता है कि क्या क्वांटम का टेपरिंग होता है, कितना जल्दी वो लोग टेपरिंग करते हैं, क्या डिसीजन वो लोग लेते हैं. सो यूएस के जो डेटा है, मैक्रो माइक्रो डेटा, दे आर सपोर्टिंग टू द डिसीजन ऑफ टेपरिंग, बिकॉज वहां पे जो डेटा बने हैं वो ये दिखाते हैं कि अब इकोनॉमी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक. सो उनके लिए कंफर्ट जोन जरूर है कि हाँ वो टेपरिंग को यहाँ पे बहुत जल्दी वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे. सो उसी रीजन के चलते एफआईआईएस का जो भी एलोकेशन है दूसरे इमर्जिंग मार्केट, डेवलप मार्केट में जहां भी उनका एक ओवर एक्सपोजर है, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वहां पे सेल ऑफ बनते हुए दिख रहा है. सो दैट इज क्रिएटिंग प्रेशर इन अवर मार्केट. हाँ वो जरूर एक सिनेरियो बन सकता है, जैसे अगर हम देखें कि कोरोना का जो एक नया वेरिएंट का अभी वापस से फियर फैक्टर माउंट होते हुए दिख रहा है, और यूरोप की कुछ कंट्रीज ने जरूर लॉकडाउन किया है. यूएस एंड अदर countries are also taking precautionary steps. Again, India is also taking precautionary steps for this new variant of Omicron का जो वेरिएंट के लिए जो वापस से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना चालू करे. दैट इज अगेन क्रिएटिंग सम फियर टुवर्ड्स द इन्वेस्टर. ये एक सिनेरियो जरूर हो सकता है कि देखिए इकोनॉमी में अनसर्टनिटी वापस बनेगी अगर ये कोरोना के नए वेरिएंट का वापस से इम्पैक्ट आना चालू होता है, या सो उसके चलते एक रीजन हो सकता है कि फेड कैन पोस्टपोन दिस डिसीजन फॉर सम टाइम, बिकॉज दोनों चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है. अगर आपको कोरोना का इम्पैक्ट ज्यादा लग रहा है, कोरोना इज अ सीरियस इशू एज ऑफ नाउ, और इसका ज्यादा इम्पैक्ट लगना है, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट देगा. तो वो जरूर है कि हो सकता है कि फेड अपने डिसीजन को थोड़े टाइम के लिए डिफर कर दे. दैट कैन बी अ रिलीफ फॉर मार्केट, और उसके चलते हमें हो सकता है कि एक पुलबैक का एक्शन बनते हुए दिखे. लेकिन अगर लगता है कि एक जो अभी डब्ल्यूएचओ का भी एक फाइनल आउटकम आना है कि क्या इसके कंसर्न है इस न्यू वेरिएंट के और कितना ये सीवियर हो सकता है, तो जब तक उनका एक फाइनल कंक्लूजन नहीं आता इस वेरिएंट को लेके, रिसर्च जरूर चालू है इस पे. सो एक बार जब डब्ल्यूएचओ का क्लियरेंस और एक बार क्लियरिटी आ जाती है ये दोनों चीजों से, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए. सो हमें लगता है कि ये दोनों ही चीजें अभी जो जिस फियर में एफआई सेल कर रही है, या एफआई का यहाँ से सेकेंडरी मार्केट में जो सेलिंग देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं थम सकती है अगर फेड कुछ डिफर करे, या जो मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस मैग्नीट्यूड का टेपरिंग स्टार्ट होगा वो अगर कहीं उसमें ईज ऑफ करते हैं, तो एक रिलीफ यहाँ से मार्केट को मिल सकता है. ये एक ट्रिगर आगे आने वाले दिनों में हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा. आरबीआई पॉलिसी भी आगे लाइंड अप है, वो भी एक इम्पोर्टेंट डेटा सेटअप रहेगा इंडियन मार्केट के लिए जरूर. लेकिन जिग्नेश जी अगर हम देखें तो एफआईआई ने सेकेंडरी मार्केट में सेल किया है, लेकिन अगर हम उनका इन्वेस्टमेंट देखें तो सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में जरूर आया है. सो ओवरऑल अगर नेट आउटफ्लो देखें तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है. जरूर उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में एक्सपोजर कम किया या उसमें सेलिंग जरूर हुआ, लेकिन वो पैसा इंडिया से अभी बाहर मूव नहीं हुआ. नेट में अगर हम देखें तो बहुत छोटा ही फिगर है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं प्राइमरी मार्केट या दूसरे मार्केट में बॉन्ड मार्केट या किसी और मार्केट के थ्रू इंडिया में ही रहा है. तो एफआईआई का नेट नेट में बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्लो नहीं है. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी सर? सो बैंक निफ्टी का सेटअप जरूर वीक हो चुका है कंपेरेटिव टू निफ्टी. और बैंक निफ्टी में अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास से जाके एक रिबाउंड जरूर दिया है बैंक निफ्टी ने. बट अभी भी अगर उसके सेटअप की बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी में 37,200 37,500 ये दो लेवल को जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाता है, हमें लगता है कि कोई भी उछाल आएगा तो बैंक निफ्टी में सप्लाई जरूर बना हुआ रहेगा. बिकॉज Bank Nifty, if we analyze the component of Bank Nifty, most of the private banks are, now trading below their 100-day, 50-day moving average, almost near to 200-day moving, which is a sign of weakness on the near term as well as on the short term chart for the component of all Bank Nifty stocks.
रिलेटिवली अगर हम एनालाइज करें तो पीएसयू बैंक्स का स्ट्रक्चर स्टिल अभी भी मजबूत है कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक। सो प्राइवेट बैंक में जरूर एक वीकनेस बना हुआ है। तो जब तक ये प्राइवेट बैंक्स में रिकवरी का ट्रेड नहीं बनता है, हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। लोअर साइड की बात करें तो 35,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर उसके नीचे हम फिसल जाते हैं तो फिर ये करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, फिर तो हम 35,000 और 34,700 की तरफ भी नीचे खिसकते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी वीक है। ऊपर में पुल बैक में 37,500 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं तो थोड़ा कहीं हमें बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी। नो डाउट बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक स्पेशली बहुत ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी एक साइन ऑफ रिलीफ मिलता है, मे बी वो फेड की तरफ से कोई स्टेटमेंट में मिल जाए या हमारी आरबीआई पॉलिसी में कुछ स्टेटमेंट मिल जाए, तो ये एक जरूर साइन ऑफ रिलीफ यहाँ पे अगर आता है तो बहुत शार्प बाउंस भी यहाँ पे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो वो चीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, शॉर्ट करने में कंफर्ट नहीं है, रिस्की जोन है शॉर्ट करने के लिए भी यहाँ पे। लेकिन अगर पूरा बेंचमार्क इंडाइसेस, अगर निफ्टी भी 17,000 तोड़ती है और बैंक निफ्टी भी अगर 36,000 और 35,500 के लेवल को तोड़ती है, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड ओपन होते हुए दिखेंगे और फिर वहां पे शॉर्टर्स अपनी थोड़ा सा एग्रेशन दिखा सकते हैं। बट ये लेवल पे थोड़ा सा शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। अगर शॉर्ट यहाँ पे कर भी रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करके करें, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस पे काम करते हैं तो ये मार्केट छोटे स्टॉप लॉस पे काम करने का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो विक्स है वो एक क्लियर दिखा रहा है कि हमें स्विंग जो मिलने वाले हैं ड्यूरिंग द डे, वो काफी बड़े स्विंग डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। राइट सर। सर ये आने वाले हफ्ते में सर आपके फेवरेट सेक्टर्स? सो सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो सभी सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली है और सभी सेक्टर्स ने अपना नियर टर्म सपोर्ट और ट्रेंड को चेंज कर दिया है। फिर भी जो सेक्टर्स में हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है और हमें लगता है कि जो यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है और कुछ बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, तो स्टॉक्स सेक्टर्स विच वी लाइक फॉर कमिंग वीक्स आर दैट इज केमिकल स्पेस। एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी केमिकल स्पेस में हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। पिछले 1-2 महीने का सेटअप देखे तो, लेकिन अब जो रिकवरी बनी है वो ये दिखाती है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगा। तो स्पेशली दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोराइन, एसआरएफ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, नौसील, ये सारे स्टॉक्स जो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड सेक्टर है, ये सेक्टर में हमें लगता है कि एक पुल बैक का ट्रेंड यहाँ से बनते हुए दिखेगा। नो डाउट आईटी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, टीसीएस पे हमारा बुलिश व्यू था और टीसीएस ने काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से दी है। हमें लगता है कि अभी भी आईटी सेक्टर यहाँ से अच्छा करते हुए दिखेगा, बिकॉज कोई भी सारे सेक्टर्स को अगर हम एनालाइज करें तो एक आईटी ऐसा सेक्टर है जो कि अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आईटी तो बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू दिखाएगा स्ट्रेंथ और कहीं ना कहीं वो इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड रख सकते हैं। टीसीएस हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, हमें एचसीएल टेक का सेटअप अच्छा लग रहा है। मिड कैप में अगर हम आईटी में बात करें तो माइंट्री, एलएनटी, इन्फोटेक, ये स्टॉक्स पे भी फोकस किया जा सकता है। इवन बिरला सॉफ्ट को भी आप यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। तो आईटी दूसरा सेक्टर होगा। तीसरा सेक्टर जहां पे एक स्ट्रेंथ बन सकती है वो है एफएमसीजी। हालांकि स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस सेक्टर्स के स्टॉक्स को अगर हम एनालाइज करें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनने की चेष्टा कर रहे हैं सारे स्टॉक। और तो हमें लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवाइस करेंगे कि जो भी ट्रेड आप लें एफएमसीजी में, उसमें स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। प्रीवियस जो स्विंग लो बने थे स्टॉक्स में, वो आपका स्टॉप लॉस रखें और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो एफएमसीजी तीसरा सेक्टर है। चौथा सेक्टर जो अट्रैक्टिव लग रहा है अभी भी, वो है एक रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट सेक्टर में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है और हमें लगता है कि कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स जो कि अभी भी यहाँ पे अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी फोकस किया जा सकता है। इसके बाद जो सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैपिटल गुड्स का। उसमें हमें एलएनटी, सीमेंट्स, ये दो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सारे स्टॉक्स हमें, ये सेक्टर्स और स्टॉक अभी यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए अच्छे लग रहे हैं। मेटल्स में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बना है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि जो हाई रिस्क
एपेटाइट रखते हैं, जो हाई रिस्क टेकर है वो ही मेटल स्टॉक्स में ट्रेड के लिए लॉन्ग साइड का ट्राई करें। अदरवाइज क्योंकि काफी वॉलेटाइल सेक्टर है और ग्लोबल मार्केट लिंक्ड सेक्टर है, सो जहां भी ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट के साथ जब भी हमें पॉजिटिव नेगेटिविटी बनेगी तो ये सेक्टर में जरूर एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मेटल स्टॉक्स पे एक पुलबैक बन सकता है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि जो हर रिस्क ले सकते हैं या एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं वो ही लॉन्ग साइड का ट्रेड ले मेटल स्टॉक्स में। स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो टाटा स्टील में एक रिकवरी के साइन बने हैं, जिंदल स्टील एंड पावर में रिकवरी के साइन बने हैं और वेदांता, ये तीन स्टॉक में हमें लगता है कि एक रिकवरी यहाँ से आते हुए दिख सकती तो, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाकी बैंकिंग फाइनेंशियल में अगर हमें ट्रेड के लिए जाना है तो हम पीएसयू बैंक्स के साथ जाएंगे, जिसमें कैनरा बैंक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है और एसबीआई यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। ये दो बैंक के साथ जाएंगे, बाकी बैंकों को अभी हम अवॉइड रखेंगे और हमें लगता है कि थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर बना हुआ है जब तक कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं बनता है। Sir, stocks for the next week? तो कुछ स्टॉक्स हमने निकाले हैं और जो कि मिड कैप सेक्टर से हमें जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं कैश सेगमेंट में, पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, जिसका एनएससी टिकर है RIIL। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो वीकली चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। जो फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने की रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। So this breakout is now suggesting that momentum can extend towards 850 to 885 in the coming weeks. Volume action was very encouraging in the last week. So volume with price breakout is already visible on the Reliance Industrial Infra weekly chart. We are expecting almost 11 to 15% upside in the coming week. Keep stop loss of 700. You can buy and accumulate the stock from the current market price. Even if any minor dips comes, you can buy and accumulate the stock. Stock is trading across above all its important moving averages. So strength is there in the stock. So you can focus on Reliance Industrial Infra Limited. Second stock is from gas sector, that is Indraprastha Gas IGL. If you analyze the setup for on the weekly chart, you can see stock is taking multiple times support at around 470, 490 zone, and again this time we have again witnessed this same behavior in the stock. Though stock is consolidating in channel, still it's a range bound stock, but the kind of strength we have seen in the near term chart and the reversal on the daily chart is suggesting us that now stock can again move further higher to approach its upper band of the channel. So we are expecting 535 target from the current level, which is almost potential upside of around 8% from the current level. So you can buy and accumulate the stock in range of 505 to 490. Keep stop loss of 475 to buy in the first gas. Another stock is Polyplex. If you look at the weekly setup for the Polyplex, stock managed to give breakout of its weekly consolidation range, and with the volume, RSI is positive. Stock is trading above 50-day, 100-day moving average, and the breakout with volume is indicating that now consolidation phase is over. Stock can show some price action in the coming week, so one can buy Polyplex for upside target of 2300 to which is almost 10 to 12% upside from the current level. Keep stop loss of 1785 to buy Polyplex for coming weeks. Another stock is from financial NBFC, that is Poonawalla Finance FinCorp. Earlier name was Magma FinCorp. So Poonawalla FinCorp is looking attractive. Stock managed to give its multiple resistance zone on the weekly chart. Consolidation range breakout has been there on the weekly chart. We are expecting 232 to 240 target in the coming week. Keep stop loss of 185 to buy and accumulate in the dips. We are expecting almost 15% to 20% upside in the coming week. So Poonawalla FinCorp is another stock where one can focus. Sir, one last question is on the currency side. Sorry, we hadn't given you heads up uske liye. But sir, any view that rupee will see some pressure
in times to come with the expected outflows? So overall impact will come because if this outflow continues, so yes, definitely we will see some pressure on the rupee also. So that is going to play again, another pressure on our equity market also. If there is further more weakness, if we see in terms of rupee, so definitely our market will give other direction move in the market. So that phenomena is going to remain in the market, and as we are almost near to the very big event in terms of Fed tapering announcement as well as this RBI policy, so rupee is going to remain furthermore volatile in uh, coming session. So that is going to play another trigger for our market. So one should focus that, as we are seeing that, in the near term chart, rupee is now trading about 20-day, 50-day moving average. That is, so which is suggesting that, that furthermore, upside we can see in compared to dollar. So 75.40 is the another level where we are seeing that, so any close above 75.20, that is giving us, furthermore, sign that, rupee can head further higher towards 75.40, and if any breakout happens to above 75.40, then possibly rupee can head further towards 75.70 also. So that could be the possible near term range for the rupee compared to the dollar. So weakness would be there. 75.20 is the breakout level on the near term chart. So we expect that if it's continue to trade above 75.20, then possible upside we can see towards 75.40 to 75.70 in the coming trading session. Right, sir. Thank you, sir. As always, it's always a pleasure talking to you. And Yeah. you sharing your wealth of knowledge with all our viewers. Thank you for your time, sir. Thank you. Thank you, Jinesh.